हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, ये आज का हमारा टेस्ट नंबर 13 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से 21 राज्यों में पारंपरिक रूप से मिमकुट उत्सव मनाया जाता है। ए उत्तराखंड, बी मिजोरम, सी बिहार, डी केरला। पारंपरिक रूप से मिमकुट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर होगा हमारा बी मिजोरम। मिजोरम में मनाया जाता है, जो कि एक फसलों की कटाई के बाद मनाए जाने वाला त्यौहार है। फसलों की कटाई के बाद मनाया जाने वाला त्यौहार है, और ये एक प्रकार का धार्मिक त्यौहार है। धार्मिक त्यौहार भी है, और जो मनाया जाता है अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है ये त्यौहार, मिमकुट त्यौहार। और इसका ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड की जो कूका जनजाति है, उनके द्वारा मनाया जाने वाला ये धार्मिक त्यौहार है। और इसका कारण ये है कि मक्का की जो फसल है उस पर अपनी सफलता को व्यक्त करता है ये मिमकुट उत्सव। इसका जो उत्तर है हमारा ऑप्शन बी सही है। ये फसलों की कटाई के बाद मनाया जाने वाला त्यौहार है। दूसरा, ये एक धार्मिक त्यौहार है। तीसरा ये है कि अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है। मुख्य रूप से नागालैंड की जो कूका जनजाति है उनके द्वारा मनाया जाने वाला ये त्यौहार है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 2। दिल्ली सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? ए 1290, बी 1453, सी 1206, डी 1342। जो इसका उत्तर होगा हमारा क्या होगा? इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी 1206। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग कार के टायरों को फुलाने के लिए किया जाता है? किस गैस का प्रयोग कार के टायरों को फुलाने के लिए किया जाता है? ए ऑर्गन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड, और जो ई हमारा इनमें से कोई नहीं। जो इसका उत्तर होगा क्या होगा? बताइए कमेंट सेक्शन में, एक बार बताइएगा कि कौन इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी नाइट्रोजन। कार के टायरों को फुलाने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 4। इनमें से किस राज्य में गोटी प्रोलू नामक पुरातात्विक स्थल है, जो एक प्राचीन काल के समुद्री व्यापार केंद्र स्थित होने का प्रमाण प्रदान करता है? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी उड़ीसा। जो इसका उत्तर होगा क्या होगा हमारा? इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से एक गाजर का कौन सा घटक मानव शरीर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है? ए स्यूसनिक एसिड, बी बीटा कैरोटीन, सी ग्लूटामिक एसिड, डी टोकोफेरोल, ई इनमें से कोई नहीं। जो इसका उत्तर होगा हमारा क्या होगा? बी बीटा कैरोटीन। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 6। इनमें से एक शहर में से मीठी नदी गुजरती है। इनमें से एक शहर में से मीठी नदी गुजरती है। ए चेन्नई, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, डी कोलकाता, ई इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो जो इसका उत्तर है वो क्या है हमारा? इसका उत्तर होगा हमारा बी मुंबई। मीठी नदी गुजरती है मुंबई से होकर। अच्छा, ये जो मीठी नदी है ये सालसेट द्वीप पर स्थित है। सालसेट द्वीप पर स्थित है, और जिस पर मुंबई शहर स्थित है। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है माहिम नदी के नाम से। माहिम नदी के नाम से जाना जाता है मीठी नदी को। अगला प्रश्न है हमारा, इसका जो उत्तर था वो ऑप्शन बी था। ऑप्शन बी हमारा सही था। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या हमारी 7। निम्नलिखित में से किस राज्य में चालकुडी झील, दक्षिण भारत की एकमात्र ऑक्सबो झील, स्थित है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरला, डी कर्नाटक। जो इसका उत्तर होगा हमारा क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी केरल। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन सी नदी होगे नक्कल जलप्रपात बनाती है? ए कावेरी, बी पलार, सी कृष्णा, डी बेलार। जो इसका उत्तर होगा हमारा क्या होगा? इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए कावेरी नदी। होगे नक्कल जलप्रपात बनाती है कावेरी नदी। अच्छा, ये जो नदी है ये तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में, धर्मपुरी जिले में कावेरी नदी पर स्थित है ये होगे नक्कल जलप्रपात। अक्सर ये जो होगे नक्कल जो जलप्रपात है इसको भारत का नियाग्रा फॉल्स भी कहते हैं।
नियाग्रा फॉल्स, फॉल्स भारत का कहते हैं होगी नक्कल जलप्रपात को। और ये जो जल है ये क्या ये किस लिए फेमस है, ये यहाँ इसका जो जल है ये होगी नक्कल जलप्रपात, ये औषधि गुण, इसका जल औषधि गुण और स्पेशली ये जो नौका सवारी होती है ना, जो हम लोग जैसे कि राइड करते हैं, तो ये नौका सवारी के लिए भी फेमस है होगी नक्कल जलप्रपात, ये इसलिए भी फेमस है। और यहाँ पर जो होगी नक्कल जलप्रपात पर जो यहाँ पर जो चट्टान पाई जाती है वो चट्टान कार्बोनाइट चट्टानें दक्षिण एशिया और पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन चट्टानों में से एक हैं। यहाँ पर पाई जाती है ये चट्टानें, कार्बोनाइट चट्टानें जो हैं वो दक्षिण एशिया की और पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन चट्टानों में से हैं होगी नक्कल जलप्रपात पर। इसका जो उत्तर था हमारा ऑप्शन ए था कावेरी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9, विधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार यहाँ पर संविधान कर लीजिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के तहत किसी भी लाभ का पद धारण करने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता का प्रावधान करता है? ए आर्टिकल 100, बी आर्टिकल 104, सी आर्टिकल 98, डी आर्टिकल 102। जो हमारा इसका उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी आर्टिकल 102। अच्छा, आर्टिकल 102 के अंतर्गत क्या आता है, इसमें आता है सदस्यता के लिए निहरताएं किसके लिए, सदस्यता के लिए निहरताएं, ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 10, रेशम के रेशे के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन किस नाम से किया जाता है? ये गोपालना, ये थोड़ा मिस हो गया है यहाँ पर, आप यहाँ कीड़ों का पालन कर लीजिएगा। यहाँ पे कीड़ों का जो पालन है वो किस नाम से किया जाता है? ए एपीकल्चर, बी सेरीकल्चर, सी फ्लोरिकल्चर, डी हॉर्टिकल्चर, ई नन ऑफ द अबव। जो इसका उत्तर होगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी सेरीकल्चर। जो रेशम के जो कीड़े हैं जिनका पालन किया जाता है रेशम के लिए, वो किस उसके अंतर्गत किया जाता है? सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है। अच्छा, ये एपीकल्चर है, ये एपीकल्चर किस लिए होता है? ये एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन होता है एपीकल्चर। फ्लोरिकल्चर ये तो नाम से ही जाहिर हो रहा है, ये फ्लावर्स के लिए होगा, यानी कि फूलों की खेती के लिए होता है फ्लोरिकल्चर। और जो हॉर्टिकल्चर है ये किस लिए होता है? ये हॉर्टिकल्चर होता है हमारा बागवानी के लिए हॉर्टिकल्चर। इसका जो उत्तर था हमारा सेरीकल्चर, ऑप्शन बी हमारा सही है। रेशम के कीड़ों को पालन किया जाता है सेरीकल्चर के अंतर्गत। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस राज्य को राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित की गईं? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। जो इसका उत्तर है हमारा क्या है? इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 12, नाइट्रोग्लिसरीन एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल का उपयोग किस रोग के एक निश्चित लक्षण को कम करने और उससे बचने के लिए किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल का उपयोग किस रोग के एक निश्चित लक्षण को कम करने और उससे बचने के लिए किया जाता है? ए मस्तिष्क यानी ब्रेन, बी लिवर यकृत, सी हार्ट हृदय, और जो डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा इसका उत्तर होगा क्या होगा, बताइए इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी हार्ट। ये जो नाइट्रोग्लिसरीन एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल है ये हृदय की जो रोग है उसके लक्षण को कम करने के लिए इस कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। और ये जो दिल के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है ये कैप्सूल। और जो ये कैप्सूल होता है ना, इसको लेने के बाद मरीज़ लेट जाएगा और इसको निकलना नहीं होता है, इसको जीभ के नीचे रखा जाता है, जिससे ये खुद ब खुद घुलने लगता है। ये वाला कैप्सूल नाइट्रोग्लिसरीन एक्सटेंड रिलीज कैप्सूल खुद ब खुद घुलने लगता है। ये मोस्टली हृदय के लिए ही यूज़ होता है,
हृदय की जो समस्याएं होती हैं, जिन लोगों को हृदय रोगी होते हैं उनके लिए ही यूज़ होता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 13। माफ़ कीजिएगा, ये 13 की जगह 14 लग गया है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 14 है हमारी। 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया जाता है? 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किस एक अनुच्छेद के तहत प्रदान किया जाता है? ए. आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बी. आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सी. आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डी. आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारा इसका उत्तर है वो क्या है? इसका उत्तर होगा हमारा आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है 6 वर्ष से जो कम एज के जो बच्चे हैं, 6 वर्ष से कम एज के जो बच्चे हैं, उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, यह आता है हमारा आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हमारा आता है आर्टिकल 45 के अंतर्गत। अच्छा, ये आर्टिकल 44 है, इसके अंतर्गत क्या आता है? आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों तथा सिद्धांतों को परिभाषित करता है ये आर्टिकल, है ना। और इसमें समान जो नागरिक संहिता भी शामिल है। इसमें नागरिकों के लिए पूरे देश में एक समान अधिकार हो और उसमें समान नागरिक संहिता की रक्षा करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य होगा। ये तो हो गया हमारा आर्टिकल 44 के अंतर्गत। अच्छा, आर्टिकल 50 के अंतर्गत क्या आता है? आर्टिकल 50 के अंतर्गत आता है हमारा कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ये आता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये हो गया हमारा आर्टिकल 50 के अंतर्गत। और जो हमारा आर्टिकल 48 है, इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है, ये तो मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया हुआ है। आर्टिकल 48 के अंतर्गत क्या आता है? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप खुद कि आर्टिकल 48 के अंतर्गत क्या आता है। अगला प्रश्न है, इसका जो उत्तर है हमारा, इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, आर्टिकल 45 हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 14। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ए. आशा पूर्ण देवी, बी. सुषमा चावला, सी. प्रेमलता अग्रवाल, डी. वी.एस. रमा देवी। जो इसका उत्तर होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी, वी.एस. रमा देवी। ये हमारी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुकी हैं। और अभी जो हमारे प्रेजेंट में जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन हैं? वो हैं हमारे सुशील चंद्र। ये हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त अभी, और जो पहली थी वो थे वी.एस. रमा देवी। ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से किस संगठन ने मानव पूंजी सूचकांक 2020 जारी किया? ए. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी, बी. वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक, सी. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, डी. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन, ई. कोई नहीं। जो हमारा इसका उत्तर होगा क्या होगा? इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक हमारा सही है। मानव पूंजी सूचकांक 2020 जारी किया किसने? ये हमारा जारी किया वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक ने। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 16। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 जे कर्नाटक के राज्यपाल को किस क्षेत्र के लिए एक पृथक विकास बोर्ड स्थापित करने का अधिकार देता है? फिर से एक बार रिपीट कर दूं इस प्रश्न को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 जे कर्नाटक के राज्यपाल को किस क्षेत्र के लिए एक पृथक विकास बोर्ड स्थापित करने का अधिकार देता है? ए. हैदराबाद कर्नाटक, बी. दक्षिण कन्नड़, सी. उत्तर कन्नड़ और डी. बॉम्बे कर्नाटक। जो हमारा इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, हैदराबाद कर्नाटक के लिए। आर्टिकल 371 जे कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध आता है। कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है हमारा इस 371 जे के अंतर्गत। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी को हाइपोनेट्रीमिया के नाम से भी जाना जाता है? ए. मैग्नीज, बी. जिंक,
सी सोडियम, डी फ्लोराइड, ई इनमें से कोई नहीं। जो हमारा इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी सोडियम। हाइपोनेट्रीमिया के नाम से भी जाना जाता है सोडियम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का उत्पादन करती है? ए अग्नाशय, बी थाइमस, सी थायराइड, डी पिट्यूटरी। जो हमारा इसका उत्तर है क्या होगा? इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन डी पिट्यूटरी। ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम सौदा भारत और किस देश के बीच हुआ था? ए ऑस्ट्रेलिया, बी रूस, सी जर्मनी, डी जापान। जो हमारा इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी रूस। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 20। दोस्तों ये आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अरहर तूर का प्रमुख उत्पादक है? अरहर की जो दाल होती है ना, तूर, उसको बोलते हैं, कहीं कहीं तूर दाल बोली जाती है वो। तो उसका जो प्रमुख उत्पादक है वो कौन सा राज्य है? ए सिक्किम, बी केरल, सी तमिलनाडु और डी महाराष्ट्र। जो हमारा इसका उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हमारा इसका उत्तर है। अरहर जो तूर दाल है उसका प्रमुख उत्पादक है महाराष्ट्र। दोस्तों आज के प्रश्नों की श्रृंखला हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आप हमें यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। और आप प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे भविष्य में आपको कोई भी इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे या जो भी नई जानकारी आएगी तो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए नमस्कार।